Hello everyone and welcome to Manisha and a very happy Republic Day to all of you। आपको पता है कि रिपब्लिक डे का टाइम है और हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आपको कुछ ऐसी जनरल नॉलेज देने वाले हैं जिसको बहुत ही जगह यूज़ किया जा सकता है, आपकी कॉमन लाइफ में भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जीके के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे आप ये सवालों का जवाब दे सकते हो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके। सो इंडियन आर्मी के बारे में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में मैं कहूँगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द रैंक्स और इक्विवेलेंट रैंक्स कौन सी हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तीनों में आपको समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन। पनेशा इंस्टीट्यूट आपको कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द ईमेल आईडी और द फोन नंबर्स गिवन ऑन योर स्क्रीन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्लीज हमें ज्वाइन करें। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के अंदर का डिफरेंस देखिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तीन सेगमेंट हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जो समुद्र के अंदर देश की रक्षा करती है, और इंडियन एयरफोर्स विच इज द गार्डियन ऑफ द एयर। लेकिन साथ ही साथ एक पैरामिलिट्री नाम भी आपने जुड़ता हुआ देखा होगा। बेसिकली इंडिया के अंदर अब ऑफिशियल टर्म्स में पैरामिलिट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ द फोर्सेस विच आर वर्किंग फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो पहली बात तो ये हो गई। 2011 से इन्हें सीएपीएफ बुलाया जाता है। जो आर्मी है या जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, और जो सीएपीएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेस हैं जिनको पार्ट माना गया है सीएपीएफ का। वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी एंड असम राइफल्स। इनमें से जो ये 5 हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, यानी कि देश की अलग अलग सीमाओं पे, अलग अलग बॉर्डर्स पे ये इंडियन आर्मी की हेल्प करती हैं वहां की पीस टाइम में सेफ्टी, सिक्योरिटी और जनरल वेलबींग को कंडक्ट करने में। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ ये जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड, नक्सलिज्म से रिलेटेड, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड काम करती है। तो ये देखा आपने कि इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, इनकी नोडल मिनिस्ट्री भी डिफरेंट है और इनके कामकाज का तरीका भी डिफरेंट है। हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिटेल में। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमांड सिस्टम चलता है। दैट मीन्स द होल जियोग्राफिकल एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कमांड्स एंड दीज कमांड्स हैव स्पेसिफिक हेडक्वार्टर्स, और इन सबको कमांड करते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पे स्टेज्ड ऑफिसर। देखिए 7 कमांड जो है वो इंडियन आर्मी की वो कुछ इस प्रकार है। नॉर्थ में जाएं, नॉर्दर्न कमांड दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे है? जेएंडके पे है। तो ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी के लिए 2 थ्रेट, चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों नॉर्थ से हैं। ईस्टर्न कमांड उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड, अनदर कमांड विच इज देयर इन द इंडियन आर्मी, उसकी हेडक्वार्टर्स जयपुर के अंदर है। वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़ में है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर या वेस्टर्न सेगमेंट ऑफ द बॉर्डर के रिलेटेड है, इसलिए चंडीगढ़ में इसे रखा गया है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर अगर हम देखें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगता है। साथ ही साथ सेंट्रल कमांड भी है जिसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ के अंदर है। एंड फाइनली जहां ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपको याद रखना है कि मेनली हिली एरियाज के अंदर होती है। तो आपको जब मैं बताऊंगा कि आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो देहरादून में लोकेटेड है, दैट इज ऑल्सो इन अ हिली स्टेट, उत्तराखंड। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग की कमांड है वो भी कहां अवेलेबल है आपके पास, हेडक्वार्टर्स कहां है उसके? शिमला के अंदर। तो ये 7 कमांड्स हैं और इन 7 कमांड्स को इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। इंडियन नेवी के अंदर भी कमांड्स हैं, लेकिन 4। इंडियन नेवी का नदन कमांड तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया की नदन बॉर्डर तो लैंड बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है। तो वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर है, ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर, बिल्कुल सही। और सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कोची में है। फाइनली एक अंडमान एंड निकोबार कमांड
विच इज द 4th नेवल कमांड, और उसके हेडक्वार्टर्स पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान एंड निकोबार के हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो हमने देखा 7 आर्मी की कमांड्स और 4 नेवल कमांड्स। एयरफोर्स की भी 7 कमांड्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो ऑपरेशनल हैं, यानी कि जो ऑपरेशंस करते टाइम, मिलिट्री ऑपरेशंस करते टाइम काम आती हैं, और 2 जो है वो ट्रेनिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न, ये 5 की 5 कमांड जो हैं इंडियन एयरफोर्स की, उनके हेडक्वार्टर्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। और सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, ईस्टर्न कमांड शिलोंग। शिलोंग कहाँ पे है? देखिए, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, तो आपने याद रखना है, ये कमांड के हेडक्वार्टर्स आपसे जीके में पूछे जा सकते हैं। सदर्न कमांड इसमें भी है और त्रिवेंद्रम है। साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पे भी है और वो गांधीनगर में है। देखिए, साउथ वेस्टर्न कमांड आपने आर्मी के अंदर भी देखी थी और आपने एयरफोर्स के अंदर भी देखी थी। वहां की साउथ वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ थे? जयपुर में, राजस्थान के अंदर। यहाँ की साउथ वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गांधीनगर में, जो गुजरात के अंदर है। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। और आखिर में आती है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड 3 है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी है और नेवी में भी है। आर्मी के वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? चंडीगढ़ में। नेवी के वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई में। और एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स हो गई। इसके अलावा 2 ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड्स हैं, बेंगलोर और नागपुर में। तो आपने देखा कि हर एक आर्म्ड फोर्स को कमांड स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको लीड करते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर आर्मी के अंदर। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर रैंक का इक्विवेलेंट हर एक आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन होता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे यह पूछा भी जा सकता है जीके के एग्जाम्स के अंदर, एंड इवन डिफेंस के जो एग्जाम्स हैं उसमें जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके 10 रैंक्स हम एक एक करके पढ़ेंगे और आप हमारे साथ इन्हें याद करेंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, दैट मींस हाईएस्ट रैंक से जाएंगे लोएस्ट रैंक की तरफ। आर्मी के अंदर हाईएस्ट रैंक जो है वो है फील्ड मार्शल की रैंक। देखिए, ये रैंक सेरेमोनियल रैंक है। इसका मतलब ये जनरली पीस टाइम में नहीं दी जाती जब कोई सर्विंग ऑफिसर कमांड कर रहा हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में दी जाती है या वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे मोराल बढ़ाने के लिए दी जाती है। आज तक इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल की रैंक मिली है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, जिनको उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशली 1971 पाकिस्तान वॉर के अंदर के कंट्रीब्यूशन के लिए 1973 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। एक फील्ड मार्शल के 5 स्टार जनरल की रैंक होती है और उनको एक बैटन भी दिया जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। साथ ही सेकंड फील्ड मार्शल जो रहे हैं वो है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, एंड ही वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों के अलावा आज तक कोई भी फील्ड मार्शल नहीं बना है। नेवी के अंदर इसके पैरेलल जो पोस्ट है वो है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक किसी भी नेवल ऑफिसर को एडमिरल ऑफ द फ्लीट की पोजीशन नहीं मिली है, रैंक नहीं मिला है। ये भी वैसे ही सेरेमोनियल रैंक ही है, जैसे मैंने आपको इस फील्ड मार्शल की रैंक के बारे में बताया। तो इसका मतलब एयरफोर्स में भी ऐसी कोई रैंक होगी। एयरफोर्स में इस रैंक को कहते हैं मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देखिए, मार्शल दोनों में कॉमन है, आर्मी में, एयरफोर्स में। यहां पे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कहते हैं। और इस रैंक को पाने वाले सिर्फ एक ही इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, एंड दैट इज मार्शल अर्जन सिंह। और उन्हें भी अपने इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना वॉर्स के अंदर के कंट्रीब्यूशन के लिए यह पोजीशन दी गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर वाली सेरेमोनियल पोस्ट हमने पढ़ ली। अब एक एक करके नीचे आते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल एम.एम. नरावणे साहब, और उनके आगे जनरल लगता है। लेकिन इंडिया में 2 ऐसे ऑफिसर हैं जिनके नाम के आगे जनरल लगता है। एक तो जनरल एम.एम. नरावणे और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन 2019 में नई इंट्रोड्यूस की गई थी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा, और इस रैंक पे बैठे हैं जनरल बिपिन रावत। तो 2 जनरल्स हैं और ये रैंक बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सबसे हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी के अंदर। इसके पैरेलल यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैरेलल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की पोजीशन पे इस वक्त एडमिरल करणबीर सिंह बैठे हैं। तो एडमिरल यानी कि नेवी का सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो चीफ है, जनरल यानी कि आर्मी की, एंड उसके पैरेलल एयर चीफ मार्शल जो है
एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया साहब। तो आपके पास 3 पोजीशंस हैं और तीनों पोजीशंस हाईएस्ट हैं रैंक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्मी के अंदर नेक्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। देखिए जब भी किसी रैंक के आगे ल्यूटेनेंट लगेगा ना, जैसे जनरल एक रैंक है उसके आगे ल्यूटेनेंट है, तो ये एक तरह से डेप्यूटी कहलाता है। तो कर्नल के आगे भी ल्यूटेनेंट कर्नल लगेगा तो वो डेप्यूटी कर्नल की पोजीशन होगी। दैट मींस उनके इमीडिएटली एक लोअर पोजीशन। तो ल्यूटेनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, ये तीनों रैंक्स इक्विवेलेंट हैं और ये तीनों रैंक्स 3 स्टार जनरल्स हैं। मींस इनके कॉलर पे आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे, ल्यूटेनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आर्मी के याद रखने हैं, एयरफोर्स और नेवी के उसके पैरेलल आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। तो पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था, याद करिए। हमने स्टार्ट किया था फील्ड मार्शल से, फिर हम आ गए जनरल पे, फिर हम आ गए ल्यूटेनेंट जनरल पे और अब हम आएंगे मेजर जनरल पे। ठीक है, जनरल नाम से 3 रैंक है, जनरल, ल्यूटेनेंट जनरल एंड मेजर जनरल। मेजर जनरल एक 2 स्टार आर्मी ऑफिसर हैं जिनके कॉलर पे आपको 2 स्टार दिखेंगे यूनिफॉर्म के। तो अभी तक वो मार्शल वाला ही चल रहा है एयरफोर्स के अंदर। पहले मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, फिर एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल और अब नेक्स्ट आए हैं एयर वाइस मार्शल। तो देखिए मार्शल वाला 4 तक चल रहा है एयरफोर्स में। उधर देखिए नेवी में अभी भी एडमिरल ही चल रहा है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, फिर आते हैं एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल और अब है रियर एडमिरल। तो ये चौथी पोजीशन हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन है ब्रिगेडियर। देखिए इनकी रैंकिंग के हिसाब से इनके पास कमांड होती है, अपने नीचे नीचे जितनी भी आर्मी की फॉर्मेशंस होती हैं उनकी कमांड्स हैं। हम इसको किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक आर्मी ऑफिसर की रैंक के पास कितने लोग होते हैं और कौन से रेजिमेंट, बटालियन, प्लेटून, इन सब का क्या मतलब होता है। अगर आप चाहते हैं हम ये डिस्कस करें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। तो ब्रिगेडियर इज ए 1 स्टार ऑफिसर। ब्रिगेडियर के पैरेलल अब देखिए ट्रैक चेंज हो गया है, वहां एडमिरल से चेंज हो गया है, यहां मार्शल से चेंज हो जाएगा। तो पहले एडमिरल के 4 रैंक, मार्शल के 4 रैंक, अब ये चेंज हो चुका है। अब कॉमोडोर और एयर कॉमोडोर दोनों में एक साथ चेंज आया, तो दोनों में एक ही चेंज आएगा। वो क्या, कॉमोडोर की पोजीशन। तो नेवी में पैरेलल रैंक क्या है, ब्रिगेडियर, कॉमोडोर, एयर कॉमोडोर। नाउ नेक्स्ट इज कर्नल। कर्नल बहुत ही रिस्पेक्टेड रैंक होती है आर्मी की एंड कर्नल के पैरेलल अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होना शुरू हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इसको पहले आर्मी के रैंक याद करने हैं, उसके पैरेलल वाले नेवी और एयरफोर्स के रैंक याद करने हैं। तो कर्नल के पैरेलल में 2 कैप्टन होंगे। देखिए नेवी और एयरफोर्स इसमें पैरेलल चल रहा है, मतलब जब चेंज आया तो नेवी के कॉमोडोर बने और एयरफोर्स के एयर कॉमोडोर बने। अब जब यहां से कैप्टन बनेंगे तो एयरफोर्स के अंदर ग्रुप कैप्टन बनेंगे। ग्रुप कैप्टन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सेरेमोनियली सचिन तेंदुलकर साहब को इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। तो ये इससे शायद आपको ग्रुप कैप्टन की पोजीशन याद रहे एंड इट इज पैरेलल टू द पोजीशन ऑफ कर्नल। अब मैंने बताया था लीeutenant क्या होता है, लीeutenant होता है डेप्यूटी और डेप्यूटी कर्नल को लीeutenant कर्नल कहते हैं। ये लीeutenant कर्नल अगर आपने याद करना है तो आपको ये पता होगा कि MS धोनी जो इंडिया के बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, उनको भी सेरेमोनियली ये लीeutenant कर्नल की रैंक दी गई थी और ही इज द लीeutenant कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी। अब इसके पैरेलल नेवी और एयरफोर्स में क्या है, मैंने बताया जब भी चेंज होगा सेम चेंज आएगा, नेवी में, एयरफोर्स में। तो यहां पे आपके कमांडर आ जाते हैं, 3 C और ऐसे स्टार्ट होते हैं, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर। ठीक है, तो लीeutenant कर्नल के साथ आपके कमांडर आएंगे और एयरफोर्स में भी कमांडर आएगा, क्योंकि मैंने कहा साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो वो विंग कमांडर होंगे। विंग कमांडर तो आप लोग कैसे भूल सकते हैं, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को याद करिए, जिन्होंने 2019 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 60 घंटे बिताए थे एंड ही हैड टू बी रिटर्न्ड बाय पाकिस्तान। तो ये आपको याद रहेगा, विंग कमांडर। अब बस 3 पोजीशन रह गई हैं, तो तीनों को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। आर्मी के अंदर लीeutenant कर्नल के बाद आती है मेजर, और मेजर से आपको अगर याद रखना है तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जरूर याद रखिए, जिनको परमवीर चक्र मिला था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द इंडो पाक वॉर। साथ ही साथ अब से ये नेवी और एयरफोर्स के बीच में जो ये साझेदारी चल रही थी, पार्टनरशिप चल रही थी रैंक्स की, वो पार्टनरशिप टूट जाएगी जब मेजर सोमनाथ शर्मा आएंगे और ये पार्टनरशिप तोड़ेंगे। तो लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर ये पोजीशंस इक्विवेलेंट होती है मेजर के। तो मैंने आपको बताया वहां कमांडर थे इससे पहले, अब लीeutenant कमांडर होंगे। और एयरफोर्स में कौन थे, विंग कमांडर थे, अब होंगे स्क्वाड्रन लीडर। अब बस 2 पोजीशंस रह गई हैं, फटाफट उन्हें याद कर लेते हैं। मेजर के बाद आते हैं कैप्टन।
कैप्टन याद रखना है तो कैप्टन विक्रम बत्रा याद रखें, जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी शहीदी दी थी एट द टेंडर एज ऑफ 24, और उसके बाद से उनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा यानी कि कैप्टन के साथ नेक्स्ट जो रैंक आती है वो है ल्यूटेनेंट, सिर्फ ल्यूटेनेंट। दैट मीन्स ओनली ल्यूटेनेंट इज देयर इन द नेवी एंड फ्लाइट ल्यूटेनेंट इज देयर इन द एयरफोर्स। तो ये साझेदारी दोबारा बन रही है। देखिए पहले साझेदारी टूट गई थी मेजर सोमनाथ शर्मा के आने के बाद, अब साझेदारी दोबारा बन गई है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो नेवी में ल्यूटेनेंट आए तो यहां पे फ्लाइट ल्यूटेनेंट आए। एंड फाइनली जब हम आर्मी के लास्ट ऑफिसर रैंक पे जाएं तो वो है ल्यूटेनेंट रैंक। तो आर्मी के ल्यूटेनेंट रैंक पे जब जाओगे उससे पहले आप नेवी के ल्यूटेनेंट रैंक पे आ जाओगे और एयरफोर्स के। तो आर्मी का ल्यूटेनेंट रैंक आखिरी है, उसके पैरेलल सब ल्यूटेनेंट है, एंड एयरफोर्स का लोएस्ट ऑफिसर रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। तो एक बार अपनी स्क्रीन पे ये दोबारा रिवाइज कर लें, आप इस स्क्रीन को पॉज करें और जितना टाइम हो सके रिवाइज करें। जब भी एग्जाम में जाएंगे इस वीडियो को देखें और इन सभी रैंक्स को एक बारी ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कुछ पैटर्न्स भी बताए, जैसे नेवी और एयरफोर्स के बीच में साझेदारी चलती है, पहले 4 रैंक्स के लिए और फिर उसके आगे भी जैसे जैसे वो चेंज होता है साथ साथ चेंज होते हैं, एक्सेप्ट मेजर सोमनाथ शर्मा, और वो क्या थी, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर। ये आपको याद रखना है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनने का कई लोगों का, युवाओं का सपना होता है, और किस तरीके से आप ऑफिसर बन सकते हैं उसके कई सारे ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। सबसे पहले ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाता है 2 मेजर एग्जामिनेशंस के द्वारा, रिटन एग्जामिनेशंस के द्वारा, जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। एक है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का एग्जाम, जो कि +2 लेवल पे होता है, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उससे पहले उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, और ये एग्जाम साल में 2 साल होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपने एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर करना होता है, उसके बाद आपकी एनडीए में एडमिशन हो सकती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला यानी कि पुणे के पास जो एकेडमी है, उसमें तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, इकट्ठे ट्रेनिंग होती है, और एक तरह से वो आपका ग्रेजुएशन पीरियड होता है, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है वहां पे, और 3 साल की ट्रेनिंग की जाती है एनडीए के अंदर। दूसरा एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है, यानी कि ग्रेजुएट होने के बाद आप उसे दे सकते हो और फाइनल ईयर के अंदर दे सकते हैं, वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। दैट एग्जाम इज आल्सो कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। जब आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो ग्रेजुएशन के बाद और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को, मेडिकल को क्लियर कर देते हो, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर। वहां पे रिगरस ट्रेनिंग की जाती है और वहां से आप परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हो और शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जा सकते हो। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपने जाना होता है तो आपकी ट्रेनिंग कहां होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अब ये एसएससी क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि आपकी फिक्स टेन्योर है कि आपको 10 साल के लिए इंडक्ट किया गया है और 10 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। इस एसएससी या शॉर्ट सर्विस कमीशन को 4 साल तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दैट मींस मैक्सिमम ये 14 साल की हो सकती है। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि फाइनल रिटायरमेंट एज तक, जब जब आपकी रैंक वाइज रिटायरमेंट एज है, तब तक आप आर्मी के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रहेंगे। तो ये 2 मेजर एग्जाम्स हैं जिनको आपको क्लियर करना होगा अगर आपने ऑफिसर्स के अंदर एंट्री लेनी है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर। साथ ही साथ आर्मी के बहुत सारी अलग अलग रिक्रूटमेंट स्कीम्स भी होती हैं, नेवी की भी और वैसे ही एयरफोर्स की भी। जैसे अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर टेक्निकल एंट्री लेनी है तो उसके लिए अलग से इंटरव्यू किया जाता है और एग्जाम होता है, जहां पे आपके टेक्निकल एरियाज, टेक्निकल एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सबको चेक किया जाता है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम भी होती है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम का मतलब है कि द आर्म्ड फोर्सेस विल कम टू द इंस्टीट्यूट एंड टेक द इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको एसएसबी के पास भेजेंगे। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू जब आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपका आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन हो जाएगा। दैट मींस अगर हम एनडीए को देखें, नेशनल डिफेंस एकेडमी को देखें, तो वो प्री ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और आईएमए आपको पूरी तरह से ऑफिसर कैडेट से एक ल्यूटेनेंट बना के
आपको एक पूरी तरह फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देता है। +2 लेवल के बाद भी टेक्निकल एंट्री स्क्रीम होती है और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है आफ्टर फुलफिलिंग सम क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज मार्क्स। फिर उनका इंटरव्यू होने के बाद उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी भेज दिया जाता है। मैंने बताया कि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको चुना जाता है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में होती है। 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है, एक गया बिहार के अंदर और एक चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है और यहां से आप एक बेटर ऑफिसर बन के निकल सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए अबाउट द डिफरेंट वेज एंड मेथड्स, अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो आप प्लीज़ हमें नोटिफाई कर सकते हैं। हमने जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। If you like this video, please subscribe our YouTube channel. If you have any query, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.